हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम आ चुके हैं पार्लियामेंट के पार्ट 2 पर। कल मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट का पार्ट 1, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी पार्लियामेंट से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं। तो इसको कवर करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू कवर करा रही हूँ। तो आप मान के चलिए हमें 4 से 5 वीडियोज़ लगेंगी पार्लियामेंट को कवर कराने के लिए। और देखिए, यूपीएससी की पूरी प्लेलिस्ट पॉलिटी के लिए इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड हर एक चीज़ कवर करा रही हूँ लक्ष्मीकांत को लेकर। तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए। मैंने अभी तक जितने भी इससे पहले चैप्टर्स थे लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन में सभी कवर करा दिए। तो ठीक है, आज विदाउट टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अब डिस्क्वालिफिकेशंस। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट के मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अब हम आज पढ़ेंगे उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले आ जाता है, जैसे कि हमने क्वालिफिकेशन में पढ़ा था कि क्वालिफिकेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी एंड क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए 1951 क्या क्या थी। ऐसे अब हम डिस्क्वालिफिकेशन को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या क्वालिफिकेशंस दी हैं। इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, देखिए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो, एक्सेप्ट दैट ऑफ मिनिस्टर्स और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। देखिए, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आएंगी पार्लियामेंट खुद डिसाइड करता है। तो अगर पार्लियामेंट ने किसी ऑफिस को, जैसे सपोज करिए कि गवर्नर का ऑफिस है, अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि गवर्नर का ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आता, तो फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास गवर्नर का ऑफिस पहले से था और अब वो एमपी बन चुका है, तो वो जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड स्टैंड नहीं करेगा। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अगर वो अनसाउंड माइंड ही है, अनसाउंड माइंड मतलब कि वो कुछ मेंटली चैलेंज्ड है किसी भी तरीके से, तो उस टाइम पे और ये भी कोर्ट के डिक्लेरेशन से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कोर्ट उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर ना कर दे। इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जिनका दिवालिया निकल गया होता है, मतलब कि उन्होंने अपनी बैंक को लेके जो भी लाइबिलिटीज़ होती है वो कंप्लीट नहीं करी होती हैं। If he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलाइजेंस टू अ फॉरेन स्टेट। देखिए, पहली बात हमने क्वालिफिकेशन में ही पढ़ा था कि उन्हें सिटीज़न ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो अपने आप डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करेंगे। और देखिए, हमने सिटीज़न वाले चैप्टर में ये चीज़ देखी थी कि कोई भी इंसान अगर वॉलेंट्री किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीज़नशिप अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार के पास यहाँ पे कनाडा की सिटीज़नशिप है। उस सिटीज़नशिप के होने की वजह से वो इंडिया के सिटीज़न नहीं है। तो अगर कोई भी पर्सन वो एमपी रहते हुए अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप ले ली, तो उसी टाइम पे उनकी इंडिया की सिटीज़नशिप एक तरीके से कैंसिल हो जाती है। अब वो इंडिया के सिटीज़न नहीं रहे तो अपने आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करेंगे। इफ़ ही सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये हमने देखा है कि पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि पार्लियामेंट जो है इवॉल्विंग टाइम के साथ अगर पार्लियामेंट को कोई दिक्कत लगे कि इसको भी हमें डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर डालना चाहिए, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो इस प्रोविजन 5th को यूज़ करके पार्लियामेंट ने आरपीए 1951 के अंडर काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट ने जो आरपीए 1951 के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस बनाए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। देखिए, वैसे तो हम जो इलेक्शन ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इलेक्शंस वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट एक तरीके से इलेक्शन ऑफेंसेस में ये सब चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ, इन्होंने जो है इनको अपनी एसेट्स बताने थे, इनको अपनी लाइबिलिटीज़ बतानी थी, इन्होंने ये सब चीज़ें जो है ठीक तरीके से नहीं बताई हैं। और इन्होंने जैसे किसी भी तरीके से वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग में अगर ये पाए गए हैं या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट, तो ये सब जो है इलेक्शन ऑफेंसेस माने जाते हैं। या फिर किसी करप्ट प्रैक्टिस में पाए गए हैं कि ये इलेक्शन से पहले लोगों को, जिस तरीके से हम काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे लीकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इनको पकड़ा जाता है तो ये डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करते हैं। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years।
2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए अगर इनको इम्प्रिजनमेंट होती है तो फिर ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। बट देखिए फिर यहीं पे आ जाता है, अगर किसी बंदे को 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हुई है या 6 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हुई है तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड स्टैंड नहीं करते हैं। बट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए बट अगर इनका डिटेंशन हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर, जिसको हम आर्टिकल 22 में पढ़ते हैं, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उस टाइम पर ये डिस्क्वालीफाइड स्टैंड नहीं करेंगे। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर इन्हें 3 साल के लिए भी अगर जेल हो गई है तो भी, वैसे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 साल के लिए जेल होती नहीं है, बट अगर इन केस उनका केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो भी यहाँ पे उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। ये भी एक प्रोविज़न होता है कि आपको अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को विद इन टाइम जो है बताना होगा कि आपके इलेक्शन एक्सपेंसेस क्या हैं। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विसेज। वही एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। He must not be a director or managing agent or hold an office of profit in a corporation in which government has at least 25% शेयर। मतलब कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है, उससे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट कंपनीज में इनकी 25% से ज़्यादा शेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट की 25% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ भी एजेंट वहाँ पे नहीं हो सकते। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तरीके से इनके प्राइवेट इंटरेस्ट ये दिख रहे हैं कि अगर ये प्राइवेट इंटरेस्ट हैं इनके तो फिर ये जो है ये तो उन्हीं कॉर्पोरेशंस को सपोर्ट करेंगे। इसलिए इस तरीके के प्रोविजंस रखे जाते हैं कि न्यूट्रलिटी के साथ जो है वर्क कर पाएँ। अब जो बाकी की इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो आती है, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। मतलब ये अगर ये पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, जैसे कि आप सपोज करें कि इन्होंने फाइनेंस कमीशन में काम किया है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम किया है, तो अगर इनको वहाँ से कभी भी डिसमिस किया गया है इन चार्जेस पे, करप्शन के चार्जेस पे या फिर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट के चार्जेस पे, तो ये यहाँ पे इलेक्शंस में नहीं खड़े हो सकते हैं। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। देखिए ब्राइबरी तो करप्शन, ब्राइबरी ये सब चीज़ें बार बार आ रही है, और एनमिटी प्रमोट नहीं करनी है डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि जो कि कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं कुछ लीडर्स जो हैं, ऐसे हेट स्पीच को प्रमोट किया जा रहा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने चाहिए। इनके अगेंस्ट ऐसे कोई ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, जो भी सोशल क्राइम्स हैं, इन्होंने ऐसी कोई भी प्रैक्टिस को नहीं प्रीच किया हो, ना ही खुद से प्रैक्टिस किया हो। On the question whether a member is subject to any of the above disqualifications, the president's decision is final। देखिए अब अगर यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि इस पर्सन ने जो है कभी अनटचेबिलिटी को प्रीच किया है नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। देखिए सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है। प्रेसिडेंट किससे यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो उसके चेयरपर्सन होंगे। ये 2 लोग आएंगे, आपसे बार बार ये पूछा जा सकता है। अगर आपको उनको ऑप्शन में कंफ्यूज करना होगा तो वो दे देंगे कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है क्या वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, तो आप फंस जाएंगे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर की तो डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। या फिर क्या प्रेसिडेंट को क्या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करना होगा या स्पीकर से कंसल्ट करना होगा? नहीं, प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना होगा इन सभी चार्जेस को लेकर, और फिर प्रेसिडेंट जो फाइनल डिसीजन लेंगे वही डिसीजन जो है इन केसेस में फाइनल होता है। अब यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया अंडर आरपीए 1951। अब थर्ड केस आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है कि जब कोई पर्सन जो है किसी तरीके से पार्टी चेंज कर रहा है अपने इलेक्शंस को जीतने के बाद, इन सब केसेस पे जो है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लगता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं था, ये बाद में जो है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। The Constitution also lays down that a person shall be disqualified from being a member of Parliament if he is so disqualified on the ground of defection under the provision of 10th schedule. A member incurs disqualification under the defection law if he voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the house। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप सपोज करिए कि कोई पर्सन है, कोई MP है, इनका नाम मान लीजिए X है, इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाई से इलेक्शन लड़ा। अब ये इलेक्शन जो है और पॉलिटिकल पार्टी Z थी यहाँ पे,
ये यहाँ पे जेड पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़के, एक्स ने ये इलेक्शन को जीत गए। बट इलेक्शन को जीतने के बाद इन्होंने बोला कि नहीं जी, मैं तो ये पार्टी को, जेड पार्टी को छोड़ रहा हूँ, मैं जाके मान लीजिए मैं पार्टी ए को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मतलब अभी एमपी तो इस पार्टी का हो जाएगा। इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही थी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। तो फिर इस लॉ की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लाना पड़ा, 10th शेड्यूल लाना पड़ा। कि देखिए इससे क्या हो रहा था, बार बार सरकार गिर जा रही थी। अब मान ली कि 10 जेड पार्टी की सरकार बन गई क्योंकि इनके एमपीज़ ने जीता। बट अब अगर ये एमपीज़ पार्टी छोड़ के चले गए और जाके ए पार्टी में चले गए तो इनकी सरकार गिर जाएगी, जेड पार्टी की। अब नई सरकार बनानी पड़ेगी। इन सभी दिक्कतों का सामना करने के लिए, बेसिकली इन सभी दिक्कतों को हटाने के लिए यहाँ पे हम ये डिफेक्शन का रूल लेकर आए। If he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by political party। देखिए जो हाउस में वोटिंग होती है ना, जो एमपीज एमएलएज वोट करते हैं, उनको यहाँ पे उसी तरीके से वोटिंग करनी होती है जिस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर एमपी एक्स को पार्टी जेड ने बोला है कि आप जाके हाउस में आपको इस बिल को सपोर्ट करना है, इस बिल को सपोर्ट नहीं करना है, तो इनको अपनी पार्टी की बात को मानना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये अपनी पार्टी की बात को नहीं मानते तो यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आ सकता है इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए ये तो थे जिन्होंने किसी पार्टी से लड़के जीता था। अब कुछ होते जो इंडिपेंडेंटली, जैसे कि निर्दलीय, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं, जो किसी पार्टी के साथ जुड़ के नहीं खड़े होते, वो इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं। और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं इलेक्शंस। पर वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं इलेक्शंस जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करेंगे अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months। देखिए अब होते हैं कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि हमें पता है राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। अब अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर्स ने 6 महीने के बाद जो है किसी भी पॉलिटिकल मतलब अभी ये हाउस में आए, ये हाउस में आने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे इनका ये डिस्क्वालीफाइड स्टैंड नहीं होते। बट अगर इन्होंने 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, मान लीजिए बीजेपी को ज्वाइन किया, कांग्रेस को ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, बीएसपी को, आम आदमी पार्टी को, XYZ किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं 6 महीने के बाद, तो ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करेंगे। The question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in case of Rajya Sabha and speaker in case of Lok Sabha। यहाँ पे जो भी हाउसेस के हेड होते हैं, जैसे कि चेयरमैन आ जाते हैं राज्यसभा में, स्पीकर आ जाते हैं लोकसभा में, यही डिसाइड करते हैं। अब देखिए जब मैंने आपको आरपीए के अंडर का डिस्क्वालिफिकेशन बताया था, वहाँ पे डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहे थे, और 10th शेड्यूल के अंडर जो यहाँ पे डिफेक्शन हो रहा है, यहाँ पे फाइनल डिसीजन स्पीकर का और चेयरमैन का है। देखिए इसी तरीके की चीज़ों को आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्टली यहीं पे आपको फंसा दिया जाएगा कि क्या यहाँ पे डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन 10th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट का होगा। नहीं, प्रेसिडेंट का नहीं है, स्पीकर का इन केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और चेयरमैन का होगा इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ चेयरमैन स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए 10th शेड्यूल के अंदर यहाँ पे चेयरमैन या स्पीकर जो भी डिसीजन लेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, एंड स्पीकर को या चेयरपर्सन को यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उन्होंने किस ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अल्टीमेट पावर है कि उनके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे स्पीकर के डिसीजन को और चेयरमैन के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। अब आ जाते हैं, एक होता है यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन, अब आ जाते हैं विकेटिंग द सीट, जहाँ पे इनकी सीट जो है अपने आप खाली हो जाती है। और किस किस तरीके से खाली हो सकती है, देखिए सबसे पहले आ जाते हैं डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में हम मल्टीपल तरीके की डबल मेंबरशिप पढ़ेंगे, जैसे कि एक ही पर्सन जो है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का मेंबर बन गया है, या किसी एक ही हाउस में, सपोज करिए लोकसभा में उसको 2 सीट्स मिल गई हैं, या वो लोकसभा और किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का दोनों का मेंबर बन चुका है। अगर उसके पास डबल मेंबरशिप है तो
तो उसको किसी ना किसी एक जगह की मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा। वो एक साथ दो जगह के मेंबर्स नहीं बने रह सकता, या एक ही हाउस में दो सीट्स को लेकर नहीं रह सकता। इसके लिए आरपीए 1951 में स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनको अब हम स्टडी करेंगे डबल मेंबरशिप से रिलेटेड। देखिए, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देखिए वही राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों ही हाउसेज में है, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर्स टू सर्व। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट इन राज्यसभा बिकम्स वेकेंट। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सपोज करें कोई पर्सन एक्स है, उनके पास सीट आ गई है राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया, हम इन्हें 10 days का टाइम देंगे कि आप बताइए कि आपको कौन से हाउस में रहना है, आपको लोकसभा में अपनी सीट रखनी है, राज्यसभा में। 10 दिन तक इनके पास चॉइस है। अगर ये 10 दिन में अपना फैसला नहीं बताते तो ऑटोमेटिकली इनकी राज्यसभा की सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और बस ये लोकसभा की सीट के मेंबर बन जाएंगे फिर। और अगर ये 10 दिन में डिसीजन बना देते हैं तो इनकी चॉइस है कि राज्यसभा के मेंबर बन के रहना चाहते हैं लोकसभा के। फिर आता है, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट। अब सपोज करिए, यहाँ पे हमने देखा कि वो दोनों हाउसेस के एक साथ मेंबर बन गए हैं, बट सपोज करिए कोई पर्सन पहले से राज्यसभा का मेंबर है, वो 2 साल से राज्यसभा का मेंबर था, अब वो लोकसभा से भी सीट जीत गया। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर वो दूसरी जगह से सीट जीत गया है, ऐसे में क्या होगा, इसको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी जो ऊपर वाले केस में दी जा रही थी 10 दिन की। यहाँ पे अपने आप ही इनकी जो राज्यसभा की सीट है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा और अभी लोकसभा के मेंबर माने जाएंगे। और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि अगर ये लोकसभा के मेंबर थे पहले से और अभी इन्होंने राज्यसभा से इलेक्शन जीत लिया तो इनकी लोकसभा की सीट अपने आप ही खाली हो जाएगी। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 seats इन अ हाउस, अब मान लीजिए लोकसभा में इनके पास 2 सीट्स आ चुकी हैं, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वेकेंट। देखिए, इन्हें अपना ऑप्शन बताना पड़ेगा कि इन्हें कौन से हाउस में जाके रहना है, वरना इनकी दोनों ही हाउसेस की सीट्स जो है वेकेंट हो जाएंगी। Similarly, a person cannot be a member of both the houses of parliament and the state legislature at the same time. ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो दोनों लोकसभा का भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी बन चुका है। अब इसमें क्या प्रोविजन है, इफ़ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days। अब देखिए, यहाँ पे भी इन्हें बोला जाएगा 14 days के अंडर आप जो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में जो है अपनी सीट को वेकेंट कर लीजिए। अगर इन्होंने अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को नहीं छोड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी लोकसभा की सीट को 14 दिन के बाद अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा और बस ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बन जाएंगे। या तो आप खुद अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को कैंसिल कर दीजिए, और अगर आप नहीं कैंसिल कर रहे तो ये माना जाता है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के ही मेंबर बन के रहना चाहते हैं, तो आपकी लोकसभा की सीट को कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा जो लोग इसे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। आप बार बार जब इसको वीडियो को सुनेंगे 3 से 4 बार तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन सभी प्रोविजंस को याद रखना। और ये सब प्रोविजंस डायरेक्टली पेपर में इस चैप्टर से पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रही हूँ कि आप अच्छे से इनको सुनिए और फिर जाके आपको पेपर में इनको जब डायरेक्टली आएगा तो आप ईजिली +2 लेकर आ सकते हैं हर एक MCQ के ऊपर। अब आ जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन से जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया कि 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है और आरपीए 1951 के अंडर इनका डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है। इन 3 तरीके से भी इनकी सीट वेकेंट हो सकती है। रेजिग्नेशन आ सकता है, अगर किसी मेंबर ने अपने आप ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स जो है अपना रेजिग्नेशन जाके चेयरमैन को देते हैं ऑफ राज्यसभा, एंड लोकसभा के मेंबर्स जो है वो अपना रेजिग्नेशन जाके स्पीकर को देते हैं ऑफ लोकसभा। द सीट फॉल्स वेकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। देखिए, बट यहाँ पे ये भी प्रोविजन है, अगर यहाँ पे चेयरमैन या स्पीकर ने इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो इनकी सीट जो है अभी वेकेंट नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर और चेयरमैन जो है इनके रेजिग्नेशन को यहाँ पे डिक्लाइन कर दें, वो ऐसा माने कि वॉलेंट्री रेजिग्नेशन नहीं है, कि आपने किसी दबाव में आके रेजिग्नेशन दिया है। अगर स्पीकर या चेयरपर्सन को ऐसा लगा कि इस पर्सन ने किसी दबाव में आके रेजिग्नेशन दिया है तो वो उस रेजिग्नेशन को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब आ जाता है एब्सेंस। अ पर्सन कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days। अगर वो लगातार 60 days के लिए एब्सेंट रहते हैं हाउस से विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस तो उनकी उस सीट को वेकेंट माना जाता है।
फिर कुछ अदर केसेस आ जाते हैं जहाँ पे इनकी सीट को वेकेंट माना जाता है। अ मेंबर हैज़ टू वेकेट हिज सीट इन द पार्लियामेंट इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। देखिए, अगर कोर्ट नहीं बोल दी कि इनका इलेक्शन जो है गलत तरीके से हुआ है, वहाँ पे कोई फॉर्जिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है या किसी भी रीज़न से, तो उनकी सीट जो है खाली हो जाएगी। इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, हमने दोनों के चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में आता है तो उसको अपने प्रीवियस ऑफिस को छोड़ना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे कोई एमपी जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसे अपने प्रीवियस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अभी जब आने वाले चैप्टर में इसमें जब हम गवर्नर को पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ भी रीड करेंगे कि अगर कोई पर्सन गवर्नर बन जाता है किसी स्टेट का तो उसको अपने प्रीवियस ऑफिस को छोड़ना होता है। तो इन तरीक़ों से जो है यहाँ पे सीट्स जो है वेकेंट हो सकती हैं। If a disqualified person is elected to the parliament, the constitution lays on no provision to declare the election void. The matter is dealt by Representation of People's Act, which enables the High Court to declare an election void if a disqualified candidate is elected. The aggrieved party can appeal to Supreme Court against the decision of High Court. देखिए, कोई disqualified person है, अगर उसका वो इलेक्ट होकर आ गया किसी भी तरीके से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, बट आरपीए 1951 में बोला है कि किसी डिस्क्वालीफाइड पर्सन को, जैसे कि मानिए कि उसके अंदर उसके साथ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, अब एक तरीके से डिस्क्वालीफाइड है, बट अगर ये हाउस पार्लियामेंट में किसी तरीके से ये इलेक्शन जीत गया, पहले अगर नहीं पता चल पाया और ये मेंबर बन चुका है, तो इसके इलेक्शन को अब चैलेंज सबसे पहले हाई कोर्ट में किया जाएगा और उसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अब देखिए, आज जो है मैंने आपको पूरे डिस्क्वालिफिकेशन की और वेकेशन ऑफ हाउस की पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट वीडियो से ही समझा रही हूँ ताकि आपको एक दिन में ऐसा ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा बल्कि कंटेंट को हैंडल कर रहे हैं। अभी अपने कल की वीडियो में जो है मैं लेकर आऊँगी आगे का पार्ट जो है, यहाँ पे हम स्पीकर्स को, चेयरपर्सन्स को, सभी लोगों को कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज़ करिए, पुरानी जगह प्लेलिस्ट पूरी रिवाइज़ करिए। तो ठीक है गाइस, अब हम आपसे कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम पार्लियामेंट को आगे बढ़ाएंगे।